था कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने रोल चेंज कर रही थी, गवर्नमेंट धीरे धीरे मेन मतलब जैसे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। अब बेटा दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरा आज जो हमने पढ़ना है वो है रीजनल बैलेंस। बेटा गवर्नमेंट चाहती थी, देखो हमारे देश में ना बेटा रीजनल डिस्पैरिटी है। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि कई जगह बहुत अच्छे हैं, कई जगह बहुत मतलब अनइक्वल सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कई एरियाज बहुत अच्छे डेवलप हो रखे हैं इंडिया में, है ना, कई बिल्कुल ही बैकवर्ड हैं। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी आ रखी है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी खत्म हो, रीजनल मतलब इक्वलिटी है, सारे जो रीजन्स हैं वो एक बैलेंस हो, है ना, बराबर हो। तो उसके लिए भी बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। क्लियर, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की रीजनल बैलेंस के लिए। यहाँ तक क्लियर। सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर developing all regions and state in a balanced way and removing regional disparity। अब बेटा गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सारे जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं उन सब रीजन्स को एक बराबर करे, ताकि सारे रीजन्स एक साथ मिलकर एक साथ ग्रोथ अचीव करें। ऐसा ना हो कि कुछ एरियाज ज्यादा अच्छे हों और कुछ एरियाज अंडर डेवलप्ड हों, नहीं। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में ये रोल थोड़ा चेंज किया, अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज की कि हम रीजनल बैलेंस करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वाज लिमिटेड टू फ्यू एरियाज। तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी बेटा वो कुछ एरियाज में थी, लाइक द पोर्ट टाउन्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। कुछ पोर्ट्स कुछ टाउन्स थे जहां पर गवर्नमेंट ने ऐसा स्पेशल प्रोग्राम्स लगाए। बेटा गवर्नमेंट रीजनल बैलेंस करने के लिए, रीजन बैलेंस करने के लिए, बैलेंस रीजनल ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाती है। क्लियर, ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने। और उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड रेट पे देती है, गवर्नमेंट और भी दूसरे बेनिफिट्स देती है। सो आफ्टर 1951 द गवर्नमेंट लेड डाउन इन इट्स 5 ईयर प्लान्स। गवर्नमेंट ने बेटा बेसिकली 1951 में 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए थे, जिसमें 5-5 सालों के प्लान्स बनाए थे, 5-5 सालों के। दैट पर्टिकुलर अटेंशन वुड बी पेड to those regions which were lagging behind and public sector industries was deliberately set up। तो बेटा 5 ईयर प्लान्स में मेन फोकस यही रखा गया कि जो जो एरियाज, जो पर्टिकुलर रीजन्स पीछे चल रहे हैं, स्पेशली अपनी मर्जी से जानबूझकर उन एरियाज में, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर उन एरियाज में बेटा स्पेशल एरियाज डेवलप किए, स्पेशल इंडस्ट्रीज डेवलप की पब्लिक सेक्टर ने, सो दैट वो एरिया भी ग्रोथ का पार्ट बन सके और उनमें भी बेटा ग्रोथ हो। यहाँ तक क्लियर। सो 4 में, हाँ जी बोलो। सर एससीजीज तो मतलब कि एमएनसीज को इनवाइट करने के लिए बनाए गए थे ना, कि एमएनसीज हमारी कंट्री में आके और इन्वेस्ट करें। नहीं, वो तो बेटा उसके लिए ना अलग से हम एफडीआई बनाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो एमएनसीज के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बद्दी सुना है आपने, हिमाचल प्रदेश में, इधर ही है, चंडीगढ़ के पास ही है। तो बेटा इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया दे रखा है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दे रही है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड रेट पे देती है अगर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो। क्लियर, गवर्नमेंट आपको टैक्स मतलब हॉलीडे देती है, टैक्स को थोड़े टाइम के लिए आपको टैक्स फ्री कर देती है कि आप 3 साल तक कोई टैक्स मत दो। जो आप वंशिका जो आप कह रहे हो वो बेटा क्या है, वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स करो, क्या करो, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट। नहीं सर, जब 1951 में ये सब हो रहा था तब हमारे पास जो फॉरेन करेंसी थी वो कम हो गई थी, तो उसकी वजह से जो एमएनसी थे उनको इनवाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने एसईजीज नहीं बनाए थे। नहीं, गवर्नमेंट ने वो एसईजीज वो हाँ इसलिए भी डेवलप किए थे, ठीक है, वो तुम्हारा भी पॉइंट ठीक है कि वहाँ सिर्फ बेटा फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं था, सिर्फ इसलिए भी था कि जो हमारे डोमेस्टिक है उनके लिए भी था वो, कि जो हमारी डोमेस्टिक है वो भी उधर जाएं। वो इसलिए बेटा वहां पे गवर्नमेंट ने क्या करा, वहां पे ना गवर्नमेंट ने बेसिकली सब्सिडाइज रेट पे चीजें दी, ताकि ऑटोमेटिकली जो दूसरी इंडस्ट्री कहीं और जैसे लगी हुई है ना, वो खिंची हुई दूसरी जगह जाए कि यार वहां तो फायदा बहुत है, हमारा प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा बच जाएगा, हमारी कॉस्ट ही कम है। तो सिर्फ वो रिस्ट्रिक्ट बेटा फॉरेन एमएनसीज के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो सिर्फ बेटा रिस्ट्रिक्ट
सिर्फ फॉरेन के लिए नहीं था, वो डोमेस्टिक के लिए भी था। बद्दी में आज भी, बद्दी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां पर आज भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज स्टैब्लिश्ड है। क्लियर? ओके सर। समझ गए? तो यस स्पेशल सर। जोन, जो स्पेशल जोन्स जो बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि वो एरिया भी रीजनल, उसमें रीजनल बैलेंस, मतलब रीजनल ग्रोथ हो, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो, ताकि उस एरिया की भी तरक्की हो। क्लियर बेटा? समझ गए यस। वंशिका? यस सर। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, गवर्नमेंट ने बैकवर्ड एरियाज में, जो पिछड़े हुए इलाके थे, गवर्नमेंट ने उन एरियाज को डेवलप करने के लिए भी बेटा क्या किया, गवर्नमेंट ने उन एरियाज को डेवलप करने के लिए वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए ताकि वहां पे तरक्की हो। क्या हो बेटा वहां पर? डेवलपमेंट। क्लियर बेटा? यस सर। सो इसके बाद पॉइंट आया, कहते हैं स्पेशली फोर मेजर स्टील प्लांट्स वर सेट अप इन दी बैकवर्ड एरियाज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पेशल बेटा क्या किया गया, गवर्नमेंट ने 4 बड़े बड़े स्टील प्लांट बैकवर्ड एरियाज में बनाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और वो क्या दें बेटा, एम्प्लॉयमेंट दें टू द वर्कफोर्स एंड डेवलप एंसिलरी इंडस्ट्रीज, जो बिल्कुल बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनको वहां पर डेवलप किया जाए ताकि ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? सो दिस वाज अचीव्ड टू सम एक्सटेंट, किसी एक कुछ लेवल तक बेटा ये हुआ, बट देयर इज अ स्कोप फॉर अ लॉट मोर। और बट बेटा ये उम्मीद थी कि हम और ज्यादा बड़ा लेवल पर इसको स्प्रेड करेंगे। So development of backward regions so as to ensure a regional balance in the country is one of the major objective of planned development. जब हमने बेटा 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमने ये फोकस रखा कि कहीं ना कहीं हम अपने देश को रीजनल बैलेंस करेंगे, तो हमने बेटा उसके लिए प्लानिंग, जो प्लान्ड डेवलपमेंट की प्रॉपरली हमने मकसद रखा कि हम अपने देश में प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट हैड टू लोकेट न्यू एंटरप्राइज इन बैकवर्ड एरियाज। देखो यहाँ उन्होंने न्यू एंटरप्राइज कहा, वेदर इट इज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोई भी हो, है ना। एट द सेम टाइम प्रिवेंट द मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इन ऑलरेडी एडवांस्ड एरिया। और साथ में बेटा प्राइवेट सेक्टर को फोकस किया कि जो एडवांस्ड एरियाज हैं वहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट करें ताकि ग्रोथ और ज्यादा बेहतर हो सके। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। क्लैरिटी? यस सर। देन वी हैव बेटा, अभी तक हम कितने पॉइंट पढ़े? पहला हमने क्या पढ़ा? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट क्या है? रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस। क्लियर? तीसरा बेटा गवर्नमेंट ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे भी ग्रो की। मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी काम किया कि कहीं ना कहीं जो सेक्टर्स हैं उनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो। क्या इंक्रीज हो बेटा? प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीकों से काम किया। When large scale industries are required to be set up with huge capital outlay, the public sector had to set up and to take advantage of economies of scale. कहते हैं जब लार्ज स्केल हमें जरूरत थी कि हमें बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत थी, तो वहां पे क्या किया, पब्लिक सेक्टर ने वहां पे उसका एडवांटेज उठाया और बेटा बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड टेलीफोन इंडस्ट्रीज इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पब्लिक सेक्टर के जो सेटअप किए गए लार्ज स्केल यूनिट्स पे। सो दीज यूनिट्स रिक्वायर्ड अ लार्ज बेस टू फंक्शन इकोनॉमिकली which was only possible with government resources and mass scale production. बेटा इन सेक्टर्स में पैसों की जरूरत क्या थी? बहुत ज्यादा, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही था जो पैसे लगा सकता था। तो और बेटा गवर्नमेंट ने पैसे लगाए भी। यहाँ तक क्लियर? यस सर। क्लैरिटी बेटा? सो गवर्नमेंट ने बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज की। जब देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो बेटा पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन सेक्टर बढ़ेगा, सारे लेवल धीरे 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 करके डेवलप होते जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। बेटा 1 मिनट होल्ड करना सारे। सो बेटा सॉरी, वो एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनके फॉर्म वगैरह अपलोड करने थे। नाउ द पॉइंट, अब बेटा हमारे पास पॉइंट आया चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब बेटा गवर्नमेंट ने ये भी चेक किया कि देखो जो इकोनॉमिक पावर है वो कुछ लिमिटेड लोगों के पास ना रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी लाइसेंस देना शुरू किया। सो द पब्लिक सेक्टर एक्ट्स एज अ चेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट पे बेटा पूरी तरह से नजर रखी. इन द प्राइवेट सेक्टर देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज which would be willing to invest in heavy industries, with the result that wealth gets concentrated in a few hands and monopolistic practices are encouraged. तो बेटा प्राइवेट सेक्टर क्या था कि कई प्राइवेट सेक्टर ऐसे थे कि जो मतलब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे, और गवर्नमेंट ने भी कहीं इन्वेस्ट करने नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई ये पावर किसी लिमिटेड लोगों के पास चले जाए और वो मोनोपोली बना ले. मोनोपोली होता है जब वो सिंपल अपना पूरी तरह से अपने मनमानी करें, फिर मतलब सिर्फ सिंगल सेलर बन जाएं और पूरी तरह से मार्केट पे कंट्रोल कर लें. सो इससे क्या होगा, कहते हैं इनइक्वालिटी आएगी विच इज डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगी. So the public sector is able to set large industry which requires heavy investment, and thus the income benefit that accrue are shared by the large number of employees and workers. तो जो यहाँ से इनकम होगी वो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉय में शेयर की जाएगी. तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो अपने कंट्रोल में रखा. इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन दी प्राइवेट सेक्टर. इससे बेटा प्राइवेट सेक्टर के पास इकोनॉमिक पावर नहीं जाएगी और कंसंट्रेटेड सिर्फ उन्हीं के पास नहीं रहेगी. इससे पब्लिक सेक्टर अपना पूरी तरह से मार्केट पे कंट्रोल कर पाएगा. क्लियर बेटा? कितने पॉइंट पढ़े हमने? हम पढ़ क्या रहे हैं? चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन रीजनल बैलेंस, देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. उसके बाद आया बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. क्या आया बेटा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. क्लियर? अब बेटा गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी चलाई, उसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट ने कहा कि जो आप बाहर से सामान इंपोर्ट कर रहे हो बेटा, उसी सामान का सब्स्टिट्यूट इंडिया में डेवलप करो, सो दैट हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहें. क्यों बेटा? क्योंकि देखो क्या हुआ था, जब बेटा हम 1965 में वॉर लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो क्या हुआ कि हम पाकिस्तान से वॉर लड़ रहे थे. पाकिस्तान ने सडनली हमें मतलब हम पाकिस्तान से ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, सब कुछ जीत रहे थे आराम से. बीच में यूएस आया और यूएस ने कहा कि अगर आप वॉर खत्म नहीं करोगे, अगर आप वॉर एंड अप नहीं करोगे, तो यूएस आपकी फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई है वो रोक देगा. क्लियर? आपकी फूड ग्रेन्स की सप्लाई को रोक देगा, स्टॉप कर देगा. तो फिर उन्होंने हमारे ऊपर क्या बनाया बेटा? उन्होंने हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया. क्लियर? कि जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर कंट्रोल बना पाएंगे, है ना. तो ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या बनाएंगे, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका ही सब्स्टिट्यूट हम इंडिया में डेवलप करेंगे. क्लियर बेटा? सो ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान, बेटा बेसिकली 5 ईयर प्लान बने थे. जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ये आप 12th में पढ़ोगे अच्छे से, वो आया 1951 से 1956. पंचवर्षीय योजना भी इनको कहा जाता है. फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया बेटा 1956 से 1961. ऐसे काफी सारे प्लान आए. अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं. 13th प्लान चल रहा है, 13th 5 ईयर प्लान चल रहा है. 2017 से 2022 तक वो चलेगा. क्लियर? तो बेटा ऐसे ही बीच बीच में प्लान्स की बात करते हैं. तो उन्होंने कहा कि जब सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान आया था, प्लान पीरियड आया था, सो इंडिया वाज एमिंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन मेनी स्फीयर्स. इंडिया चाह रहा था कि वो बहुत एरियाज में बेटा सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो. So obtaining foreign exchange was also a problem, and it was difficult to import heavy machinery required for a strong industrial base. अब बेटा बाहर से heavy industry को import करना कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इतना आसान नहीं था, है ना. तो कहीं ना कहीं जैसे अब हम आज की प्रेजेंट की बात करें, अगर हम परसों गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी ही चेंज कर दी, तो उन्होंने पॉलिसी यही चेंज करके सोचा बेटा कि हम कहीं ना कहीं अपने देश में ही डेवलपमेंट करेंगे. तो इसलिए अपने देश का एजुकेशन सिस्टम बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो 34 इयर्स बाद चेंज किया गया. तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी बेटा. और कहीं ना कहीं अब स्किल के ऊपर फोकस होगा. कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी बेटा अब ज्यादातर बच्चे के एनालिसिस पे पेपर होगा, क्रैमिंग पे नहीं होगा. सो एट दैट टाइम, उस टाइम पर बेटा पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन हैवी इंजीनियरिंग which would help in import substitution were established. तो उन्होंने फोकस किया कि हम हैवी इंजीनियरिंग करें, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब हम
हैवी इंजीनियरिंग करेंगे तो देश में ही बेटा चीजें स्टैब्लिश होंगी और उसके जरिए उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे बेटा, हम हैवी इंडस्ट्री डेवलप करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि जो हम इंपोर्ट बाहर से मंगा रहे हैं वो इंपोर्ट वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बेटा वो हम खुद इंडिया में रहकर उसको डेवलप करें। क्लियर? So simultaneously several public sector companies like STC and MMTC have played an important role in exports or in expanding exports of the country. STC और MMTC ने बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले किया जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ, बेटा, जिसकी वजह से हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ पाया। क्लियर? STC को लिख लो सऊदी टेलीकॉम कंपनी, सऊदी टेलीकॉम कंपनी। क्लियर? और MMTC को लिख लो मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, MMTC मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस। क्लियर बेटा? क्लियर? नोट कर लिया सबने? STC क्या था? सऊदी ट्रेडिंग कंपनी, सॉरी सऊदी टेलीकॉम कंपनी, याद रखना। क्लियर? तो आज के लिए यहां तक सफिशिएंट है।